तो मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी का ये जो ढोंग है और मुद्दों से भटकाने की राजनीति है, ये देश के सामने आ चुकी है और बहुत सिली आरोप वो लगाती हैं जिनका ना सर होता है ना पैर। मुझे लगता है शायद सच बोलना स्मृति ईरानी को बर्दाश्त नहीं होता है, चाहे वो नेता पार्लियामेंट में हो, चाहे वो पत्रकार सड़कों में हो, चाहे वो देश की जनता हो। अमेठी में जो लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उन्हें वो जेल में ठुसवा देती हैं, पत्रकारों के चैनल बंद करा देती हैं, महंगाई पर बात करने वाले लोगों का मुंह बंद करा दिया जाता है। उनकी जो बौखलाहट है वो सामने आने लगी है, इसीलिए मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वो करती है, वो भी नेशनल टेलीविज़न पर। बहुत ही शर्मनाक है कि अगर पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा है तो आपको उसका जवाब देना चाहिए, ना कि अपनी पावर का धौंस दिखाना चाहिए। लेकिन सुधीर चौधरी जी के साथ भी सही हुआ। आज देश की जनता प्रताड़ित है, विद्यार्थी प्रताड़ित हैं, किसान प्रताड़ित हैं, महिला प्रताड़ित हैं, तो अब पत्रकारों की बारी भी आएगी। कहीं ना कहीं अंत होना ज़रूरी है और सुधीर चौधरी से भाजपा का नया चेहरा सामने आने लगा है। और ये फ्लाइंग केस और ये सबको जो इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसको तो ये मुद्दा बनाने की बजाय अब जो इतने ज़रूरी मुद्दे होते हैं उनको दबाने के लिए ये सब उठाया जाता है। कोई और देश में बेरोजगारी का मुद्दा होता है, मणिपुर का मुद्दा होता है, तो फ्लाइंग किसका मुद्दा उठा लेती हैं। तो मुझे लगता है उनको एक्टिंग और एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का मंत्रालय सौंपना चाहिए, ना कि महिला बाल विकास। दो महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं उनसे और जानने का प्रयास करते हैं। मैम, जिस प्रकार से जो हमारी महिला विकास मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री है, वो सदन पटल पर आती है लेकिन वो बातचीत जो है करती ही नहीं मणिपुर से संबंधित, और तो और राहुल गांधी जी पे जो है आरोप लगा देती है। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल एक्टर स्मृति ईरानी नहीं बन पाई। जब वो स्टार प्लस में थी तो पार्लियामेंट में आके अपना पुराना टैलेंट निखारने की कोशिश करती हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मीडिया का कैमरा अंदर होता है, हम लोग टीवी पर संसद की कार्रवाई देखते हैं, उसमें हम लोगों ने कहीं नहीं देखा कि राहुल जी फ्लाइंग किस कर रहे हैं। जब भी वो बात कर रहे हैं तो स्पीकर की ओर उनका चेहरा है, स्पीकर की ओर उनके हाथ और हाव भाव हैं। तो मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी का ये जो ढोंग है और मुद्दों से भटकाने की राजनीति है, ये देश के सामने आ चुकी है और बहुत सिली आरोप वो लगाती हैं जिनका ना सर होता है ना पैर। अमूमन देखा गया है कि स्मृति ईरानी का पत्रकार के साथ किस प्रकार से व्यवहार होता है। कभी कोई चैनल उड़ा दिए जाते हैं, कभी पत्रकार को पिटवा दिया जाता है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है जो उनका काम है उसे छोड़कर वो हर चीज़ करती हैं। जैसे कि आपने अभी बेबाकी से बोला कि स्मृति ईरानी जी ऐसी चीज़ें कर रही हैं, मुझे लगता है शायद सच बोलना स्मृति ईरानी को बर्दाश्त नहीं होता है, चाहे वो नेता पार्लियामेंट में हो, चाहे वो पत्रकार सड़कों में हो, चाहे वो देश की जनता हो। अमेठी में जो लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उन्हें वो जेल में ठुसवा देती हैं, पत्रकारों के चैनल बंद करा देती हैं, महंगाई पर बात करने वाले लोगों का मुँह बंद करा दिया जाता है। राहुल गांधी जी पर जब कार्रवाई हुई और वो सदन के बाहर गए तब स्मृति ईरानी जी चिंता मुक्त होकर बैठी थी। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी जी ने कमबैक किया, देश की पार्लियामेंट में आए, लोगों ने स्वागत किया, तो स्मृति ईरानी जी को समझ आ गया कि अब अमेठी भी हाथ से जाने वाला है। एजुकेशन मंत्रालय तो चला ही गया, उसके बाद अब अमेठी भी चला जाएगा। उनकी जो बौखलाहट है वो सामने आने लगी है, इसीलिए मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वो करती है। और तो और अभी देखा गया कि सुधीर चौधरी से उनका एक क्लिप जो है वो आ रहा है कि उन्होंने उनसे ही प्रश्न कर दिया। ये आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखा गया है कि सुधीर चौधरी जी जो है किसकी तरफ से बोलते हैं और क्या कुछ कहते हैं भी देखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है सुधीर चौधरी जी का जो पत्रकारिता है वो बहुत ही बायस्ड हमेशा ही रही है, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके सवाल पूछने की कोशिश करी महंगाई पर। जिस तरह स्मृति ईरानी जी ने उनको धमकाया, वो भी नेशनल टेलीविज़न पर, बहुत ही शर्मनाक है कि अगर पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा है तो आपको उसका जवाब देना चाहिए, ना कि अपनी पावर का धौंस दिखाना चाहिए। लेकिन सुधीर चौधरी जी के साथ भी सही हुआ, क्योंकि एक तरफा पत्रकारिता जब लोग करते हैं तो उन्हें भी पता चलता है कि गलत लोगों के हाथ में पावर गई है। आज देश की जनता प्रताड़ित है, विद्यार्थी प्रताड़ित हैं, किसान प्रताड़ित हैं, महिला प्रताड़ित हैं, तो अब पत्रकारों की बारी भी आएगी। कहीं ना कहीं अंत होना ज़रूरी है और सुधीर चौधरी से भाजपा का नया चेहरा सामने आने लगा है। मैम, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को कि जब सदन पटल पर स्मृति ईरानी जी आती हैं तो उन्हें बात करनी चाहिए महिलाओं की, मणिपुर की, हरियाणा की, बिल्किस बानो के केस की, उन्नाव में जो बलात्कार हुआ है उससे संबंधित, लेकिन कोई भी इससे संबंधित चर्चा नहीं होती है। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? मुझे तो ये लगता है साफ बात है कि जो उनको कार्य करने चाहिए, एक महिला होने के नाते एक महिला को सपोर्ट करना चाहिए। मणिपुर में जो हुआ उसके लिए उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जो उनके कार्य हैं कि हम लोग सोचे कि हाँ हमारा लीडर ऐसा हो, वो एक भी गुण मुझे उनमें नज़र नहीं आते हैं। और रही बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब सिर्फ नारेबाजी होती है, इस पर कुछ अमल नहीं होता है।
और रही बात स्मृति ईरानी जी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने कार्य के अलावा बाकी सब कुछ करती हैं। और ये फ्लाइंग केस और ये सब का जो इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसको तो ये मुद्दा बनाने की बजाय अब जो इतने ज़रूरी मुद्दे होते हैं उनको दबाने के लिए ये सब उठाया जाता है। और जो देश के लिए हमारे इसके विकास के लिए जो चीज़ ज़रूरी है उन चीज़ को हमेशा इग्नोर किया जाता है। अभी मैं रीसेंट केस बता दूं कि असम की एक बीजेपी लीडर जो है वो आत्महत्या कर लेती है एमएमएस वायरल होने पर, और उनका जो है तथाकथित तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था बीजेपी के नेता से। तो जब स्मृति ईरानी बात करती है महिला विकास की, अपने ही मंत्री गण इनकी ये हालत है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये मुझे ऐसा लगता है कि एमएमएस लीक होना, चाहे भाजपा के लोग हों चाहे कांग्रेस के हों, एक बहुत निजी और व्यक्तिगत चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं तो कहीं ना कहीं पुरुष से ज़्यादा एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचती है। ऐसा किसी भी दल और किसी भी पार्टी में नहीं होना चाहिए। और स्मृति ईरानी जी जो कि खुद मुझे कहने में दुख भी हो रहा है, लेकिन अब वो अगर फालतू के आरोप लगा रही हैं, गड़े मुर्दे हम लोग भी फिर उखाड़ेंगे। अपने ही मित्र के हस्बैंड के साथ शादी करके घर बसा लेती हैं और अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को घर से निकलवा देती हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी महिला को क्या ही सम्मान देश में। ये भी तो निजी टिप्पणी हो गई मैम। बिल्कुल निजी टिप्पणी हुई, लेकिन जो राहुल गांधी जी पे आरोप लग रहे हैं वो भी गलत लग रहे हैं। हमने निजी टिप्पणी करी पर सच और जो फैक्ट्स हैं उस पर करी, लेकिन राहुल जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो चीज़ें की जा रही हैं, वो भी बहुत गलत हैं। और देश की ये संसद में जब स्पीकर से बात हो रही है तो स्मृति ईरानी जी को सपना क्यों आ जाता है? मणिपुर में जब 2 महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है तब ये चुप रहती हैं। वहाँ इंटरनेट बंद था, वो घटना पुरानी थी। जब इंटरनेट चालू हुआ और हम लोगों के बीच में चीज़ें आई तब कार्रवाई हुई। अगर इंटरनेट चलता ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता, तो कभी बार उस पर कार्रवाई नहीं होती। और उसके बाद चिन्मयानंद स्वामी जी जिन्होंने बलात्कार किया, फ्लाइंग केस का झूठा मुद्दा तो आप बना रही हैं। चिन्मयानंद स्वामी के लिए क्या आपने फांसी मांगी? कुलदीप सिंह सेंगर के लिए क्या आपने फांसी मांगी? उन बेटियों के लिए जिनका बलात्कार करके परिवार को का मर्डर करा दिया जाता है, गाड़ी चढ़वा दी जाती है, उन मुद्दों पर क्यों मौन रहती हैं? जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय तो सिलेंडर गैस पे उठा लेती थी, प्याज की माला पहन लेती थी, आज टमाटर की माला पहन के मोदी जी को जगाने का काम क्यों नहीं कर रही हैं? तो मुझे लगता है सास बहू साजिश जो वो करती आई हैं स्टार प्लस पे, वो पार्लियामेंट में अपना प्रदर्शन करती हैं एक्टिंग का। और इस देश की निजी टिप्पणी हो गई मैम। ये बिल्कुल निजी टिप्पणी है, पर ये सच टिप्पणी है, क्योंकि निजी के साथ साथ हमें फैक्ट्स पे भी बात करनी पड़ेगी। और स्मृति ईरानी जी ऐसी हैं कि उन्होंने जब भी पार्लियामेंट में स्पीच दी है बहुत ही ड्रामेटिक वे में स्पीच देती हैं। चाहे वो सोनिया जी के लिए उन्होंने माफ़ी मांगने की बात हो, अधीर रंजन चौधरी जी के मुंह से अगर कुछ गलत निकलता है तो सोनिया जी को टारगेट करती हैं। कोई और देश में बेरोज़गारी का मुद्दा होता है, मणिपुर का मुद्दा होता है, तो फ्लाइंग किस का मुद्दा उठा लेती हैं। तो मुझे लगता है उनको एक्टिंग और एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का मंत्रालय सौंपना चाहिए, ना कि महिला बाल विकास का। अभी जैसे मैंने रेफरेंस दिया असम वाला, और रेफरेंस इसलिए मैंने दिया क्योंकि जिस प्रकार से वो बात करती है न्याय दिलाने की, ये एमएमएस वायरल उनके बीजेपी की महिला का हुआ है, तो बीजेपी की महिला को वो न्याय नहीं दिलवा पा रही, क्या दिलवाएंगी यहाँ पे जो बहू बेटियाँ जो और भी है कांग्रेस की? इस पर आप क्या कहेंगी मैम? मैं यही बोलूँगी कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं जिन पे काम करना चाहिए भारत की सरकार होने के नाते। अब 15 साल हो गए हैं हमें मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री कहते हुए, लेकिन उनके विकास में और उन्होंने बेरोज़गारी में और महंगाई ले लीजिए, किसी में भी कोई सुधार नहीं है, बल्कि सारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब बिगड़ती जा रही हैं। बस ये इस पे मेरा यही। बतौर महिला महंगाई के बारे में आप क्या कहें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर महिला किसी ना किसी प्रोफेशन के साथ साथ एक गृहिणी भी होती है, और हिंदुस्तान में ज़्यादातर महिलाएं वही हैं। जब हम लोग किचन में जाते हैं और देखते हैं कि यार जो चीज़ कांग्रेस की सरकार में 40 रुपए की थी आज 250 रुपए की है टमाटर, जब प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो बड़ा तकलीफ़ होती है। आज एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है कि मिडिल क्लास आदमी परेशान है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में कैसे पढ़ाएं। आज बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, घर में आमदनी नहीं आ रही है, और आप डे टू डे आप दूध के दाम बढ़ रहे हैं, दही के दाम बढ़ रहे हैं, जो पनीर के दाम बढ़ रहे हैं, जो हम लोग चीज़ें डेली इस्तेमाल करते हैं, हाउस होल्ड चीज़ें, उनके दाम बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो
मध्यम वर्गीय है, गरीब लोगों को तो जाने ही दीजिए, वो तो पानी वाली दाल खाकर किस तरह अपना जीवन बिताते हैं, वो देश की दयनीय स्थिति किसी से छुपी नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस तरह महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी है, मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी इस पे बात करती तो एज अ महिला गृहिणियों को भी अच्छा लगता और देश की जनता को भी अच्छा लगता, क्योंकि जो असली मुद्दे हैं उनको छुपाना नहीं चाहिए, उनको देश के संसद में बोलना चाहिए। तो शिक्षा से मुझे याद आया कि अभी अनअकैडमी जो है उसके एक टीचर करण सांगवान को जो है निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था, अपने बच्चों से अपील की थी कि उन नेताओं को मत सत्ता में लाइए जो अनपढ़ है, जो सिर्फ नाम बदलना चाहते हो। ये आईपीसी और सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, ये 3 एक्ट जो है उसमें उसे बदलने की बात कही जा रही है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? उनके स्टेटमेंट देने पे उन्हें निकाल दिया जाता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो टीचर हैं, वो गुरु हैं, उनका सम्मान हमें करना चाहिए। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि योगी जी इलाहाबाद को प्रयागराज बना रहे हैं, इससे गरीबों का क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे महिलाओं का क्या फ़ायदा हो रहा है। ना कि प्रयागराज पहले भी वो प्रयाग था, फिर बाद में इलाहाबाद हो गया प्रयाग। लेकिन उस पर बहुत पेपर वर्क इन्वेस्ट होता है, बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है, बहुत मनी इन्वेस्ट होता है। अगर योगी जी क्राइम रेट यूपी में कम करने पर मेहनत करें, योगी जी तो कहते हैं कि यूपी एक बहुत सुरक्षित राज्य है, वहाँ पर क्राइम और इनकाउंटर जिस तरीके से कर दिया जाता है, सब थर थर कांपते हैं। मानेंगे आप? मुझे लगता है योगी जी अगर ऐसा जोक हिंदुस्तान के सामने रख रहे हैं, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ, बड़े बड़े बाहुबली निडर होकर घूमते हैं। अतीक अहमद को सिर्फ मरवा देने से आप यूपी को सुरक्षित नहीं कर सकते। मतलब क्या मानते हैं कि जो उनकी जिससे रंजिश चल रही होती है इनको मरवाते हैं? मतलब जी, जिससे उनका व्यक्तिगत दुश्मनी होती है, सिर्फ उन पे हमला होता है। लेकिन आज जो बड़े बड़े वहाँ के पूर्वांचल के माफिया हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज सरेआम महिलाओं के साथ छेड़खानी आज भी होती है। आज सुपारी किलिंग उत्तर प्रदेश में आज भी है, छिनैती आज भी है, मर्डर्स आज भी हैं, बलात्कार आज भी हैं। मुझे लगता है योगी जी को सच में उत्तर प्रदेश को सुधारना चाहिए। और जो नाम बदलने वाले आपने बात कही, टीचर को निकालने से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम उस एकेडमी का होना चाहिए या उस प्रशासन का होना चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल प्रेशर में टीचर्स के साथ इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति चलती है, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है बुलडोज़र बस उन्हीं पर चलाया जाता है जो योगी जी को चेतावनी देते हैं। एक दो माफियाओं के ऊपर बुलडोज़र चला के बाकी माफियाओं को उत्तर प्रदेश सरकार संरक्षण देती है। काफ़ी ऐसे माफिया हैं जो खुलेआम एक पर्टिकुलर बिरादरी के होने के नाते योगी जी उनको संरक्षण प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी और बिरादरी के हैं तो भले ही आप जेल चले जाएं, लेकिन योगी जी की बिरादरी के हैं और माफिया हैं तो योगी जी स्वयं बहुत बड़ी बात कर दी आपने। संरक्षण देंगे। जी, उत्तर प्रदेश कास्टिज्म के लिए फेमस है और योगी जी ने उत्तर प्रदेश के एक पर्टिकुलर बिरादरी के माफियाओं को संरक्षण। तो सारी पॉलिटिकल पार्टी करती है, कोई यादव प्लस मुस्लिम करती है। मैं ऐसा मान सकती हूँ, लेकिन अभी करेंटली 10 साल से तो हम लोग देख रहे हैं, मैं भी उसी कास्ट की हूँ जिस कास्ट के योगी जी हैं। लेकिन जब देखते हैं कि हाँ, क्राइम कास्ट देकर नहीं होता तो संरक्षण कास्ट देकर क्यों दिया जाता है। तो हरियाणा में जिस प्रकार से हिंसा हुई उस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं ये बोलूँगी कि हिंसा चाहे हरियाणा हो चाहे यूपी हो, भारत के किसी भी राज्य में हो, वो सही नहीं है और उस पर सुधार होना चाहिए। और इस पे अमल करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी अगर हमने मोदी जी को दी है हमारा प्रधानमंत्री घोषित करके, तो उनको ये चीज़ जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हरियाणा ही नहीं, किसी भी राज्य में ये चीज़ नहीं दोहरानी चाहिए। आप मानती हैं जिस प्रकार से कहा गया है कि एफआईआर जो है वो रजिस्टर किए जाते हैं, डिटेन किए जाते हैं लोग, लेकिन ये जो होता है सिलेक्टिव होता है, मतलब कि अपने पक्ष के लोगों को बचा लिया, जो संरक्षण देने का कार्य करती है सरकार? बिल्कुल करती है। और एफआईआर कितने लोग करा पाते हैं? इतनी बेटियों के साथ छेड़खानी होती है, डर के मारे, शर्म के मारे लोग जाते नहीं हैं। अगर कोई बाहुबली या कोई पावरफुल पॉलिटिकल मर्डरर्स होते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ कौन उठा पाता है? तो मुझे लगता है जो एफआईआर दर्ज भी होती हैं उनको पॉलिटिकल प्रेशर देकर शांत करा दिया जाता है या फिर सांठगांठ का प्रयास किया जाता है। और ज़्यादातर लोग डर की वजह से, बीजेपी के भय की वजह से सरकार के खिलाफ बोलने से, माफियाओं के खिलाफ बोलने से डरते हैं। इस पूरे मुद्दे का अगर हम निष्कर्ष निकालें, जो भी हमने बातचीत की, तो आपको क्या लग रहा है 2024 का की जो रुख है वो किस तरफ जाने वाला है? मुझे ऐसा लगता है जब ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों को ये पार्टी संरक्षण दे रही है, भाजपा के लोग कुछ नहीं कह रहे हैं और देश के लिए जो पदक जीत कर आए हैं हमारे खिलाड़ी, वो किस तरह सड़कों पे बैठ को मजबूर हो गए और उनको न्याय नहीं मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की लड़ाई उसी दिन शुरू हो गई थी जब इंडिया गेट पर हमारे खिलाड़ी बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। 2024 में विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी जी बनकर आएंगे और हम पूरी उम्मीद और आशा करते हैं कि वही इस देश की बागडोर संभालेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे मैम 2024 के चुनाव से संबंधित?
हमने यही बोलूँगी कि इतने सालों तक देख लिया कि क्या था क्या नहीं। अब मुझे लगता है परिवर्तन की बारी है और 2024 में राहुल गांधी जी को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहूँगी, क्योंकि वो एक युवा हैं और एक युवा की जो बात है वो समझ सकता है। राहुल गांधी जी युवा है। जी। चलिए ठीक है, सुना आपने, दो महिलाओं ने बताया बड़ी सटीक तरीके से, बारीक तरीके से हमें बताने का प्रयास किया कि मणिपुर में जो है स्मृति ईरानी जो बाल विकास मंत्री हैं, जो महिला बाल विकास मंत्री है, वो इससे संबंधित बातचीत नहीं करती। मणिपुर, हरियाणा और जो भी तमाम जो महिलाओं से संबंधित बातचीत है उस पर बात नहीं करती है। तो चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। आपने खुद सुना कि महंगाई को लेकर इन महिलाओं का क्या कहना है और 2024 में कहाँ जो है वो रुख जाने वाली है। अपनी प्रतिक्रिया जो है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।